नवीन कुमार और स्वागत आप सबका भारत की पाठशाला में। हम लोग जैसा कि जानते हैं कि EMRS का वैकेंसी आया हुआ है और उसके सिलेबस के जो टीयर वन का सिलेबस है उसमें पेडागॉजी और टीचिंग एप्टीट्यूड का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, उसी में NEP जो है आपका 10 मार्क्स का आने वाला है, इसलिए मैंने अभी NEP पर पूरा एक कंप्लीट सीरीज़ शुरू किया है और ये आप कंप्लीट सीरीज़ को देख लेते हैं, समझ लेते हैं तो आपके 10 नंबर इसमें पक्के हो जाएंगे। ठीक है, इसके पहले इसका पार्ट 1 आ चुका है जो इंट्रोडक्शन था NEP का। अब हम लोग इसके पॉलिसीज़ और गाइडिंग प्रिंसिपल को देखते हैं कि NEP में क्या कहा गया है। देखिए, ये जो NEP है वो सिंपल बोलता है कि एजुकेशन का पर्पस ही यही है कि आप एक गुड ह्यूमन बीइंग को डेवलप करें। ठीक है, जिसको रैशनल थॉट हो। रैशनल थॉट का मतलब हो सोच विचार करके जो फैसला लेता है, कुछ भी बस कोई कुछ बोल दिया उसकी बातों को मान लेना। ठीक है, बिना सोचे समझे कोई फैसला ले लेना, ये सब नहीं करना है। ठीक है, कोई भी फैक्ट उसके पास आता है उसको जांचेगा, परखेगा, उसके बाद उस पर यकीन करेगा, उसके बाद कुछ एक्शन लेगा, तो इस पे उसको ध्यान देना है। ठीक है, कंपासन हो यानी किसी भी के भी प्रति उसको दया होना चाहिए उसके प्रति। ठीक है, एम्पैथी हो, दूसरे के दुख को अपना समझ के फील कर पाए। करेज हो, साहसी बने कोई फैसला लेने के लिए। और रेसिलियंस उसमें ज़्यादा हो, साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए, क्रिएटिव इमेजिनेशन होना चाहिए और एथिकल वैल्यू होना चाहिए। साइंटिफिक टेम्पर यानी साइंटिफिक माइंडसेट का होना चाहिए, अंधविश्वासी नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्रिएटिव हो चीज़ों में और एथिकल वैल्यू हो, एथिक हो उसके अंदर। और गोल क्या होता है कि एक ऐसा सिटीजन को प्रोड्यूस करना जो प्रोडक्टिव हो। ठीक है, और इंक्लूसिव प्लूरल सोसाइटी को बनाना है। तो ये यहाँ पर फोकस है कि एक इंक्लूसिव सोसाइटी को बनाना है, इस तरह से एजुकेशन देना है कि लोगों के प्रति, सभी धर्म जाति रिलीजन के लोगों के प्रति सम्मान हो। अब फीचर ऑफ अ गुड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का क्या फीचर होना चाहिए? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का मतलब वो होता है जहाँ पर पढ़ाई लिखाई का काम होगा, स्कूल है, कॉलेज है, तो ये सारी चीज़ें। एवरी स्टूडेंट फील वेलकम एंड केयर फॉर, यानी जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेता है वो वेलकम्ड है और केयर्ड फॉर, यानी उसकी जिम्मेदारी है उस इंस्टीट्यूशन का कि उसका केयर करे। ठीक है, उसका डेवलपमेंट में उसका अपना योगदान करे। सेफ फॉर स्टिमुलेटिंग लर्निंग एनवायरनमेंट हो। सिंपल सा बात है, अगर हम कहीं एडमिशन ले रहे हो तो सेफ़ होना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं कि बिल्डिंग ऐसा बना हुआ है कि कभी भी गिर जाए, छत कहीं भी गिर जाए, तो ये नहीं होना है। सेफ़ हो, हर तरीके से सुरक्षित होना चाहिए और लर्निंग एनवायरनमेंट को स्टिमुलेट करे। ऐसा नहीं है कि नॉइस आ रहा है हर जगह से, सही से पढ़ाई लिखाई हो ही नहीं पा रहा है, तो ये चीज़ होना चाहिए। वाइड रेंज ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, और जैसे उस हम एक इंस्टीट्यूशन में जाते हैं तो वहाँ पढ़ाई लिखाई कराने का वेरियस तरीके होने चाहिए और ताकि वेरियस लर्निंग एक्सपीरियंस मिले। ठीक है, एक ही चीज़ को सीखने का 10 तरीके होने चाहिए, 10, और एक ही चीज़ को अलग अलग सेंसेस को इंगेज करके सीख पाएँ। गुड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्स फॉर ऑल। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। ठीक है, बिल्डिंग की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, साथ में आपका रिसोर्सेस होना चाहिए, बेंच वगैरह सब कुछ, बैठने की व्यवस्था, बोर्ड होना चाहिए, स्मार्ट बोर्ड होना चाहिए, यानी इस तरीके की चीज़ें आपको प्रोवाइड करने हैं बच्चों को अपने इंस्टीट्यूशन में। सीमलेस इंटीग्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन अक्रॉस इंस्टीट्यूशन एंड स्टेज ऑफ एजुकेशन, और सीमलेस इंटीग्रेशन और कोऑर्डिनेशन हो सारे इंस्टीट्यूशन के बीच में। एक बच्चा को स्कूल छोड़ के कॉलेज जा रहा है तो बहुत अच्छे तरीके से वो जाकर इंटीग्रेट कर ले खुद को। फंडामेंटल प्रिंसिपल। अब कुछ प्रिंसिपल क्या है, कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं इसके NEP के डॉक्यूमेंट में, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। रिकॉग्नाइजिंग एंड फोस्टरिंग यूनिक कैपेबिलिटी ऑफ ईच स्टूडेंट। अब हर स्टूडेंट जो है पढ़ने में तो ऐसा नहीं है कि सारे लोग अच्छे ही होंगे, कुछ खेल में अच्छे, कुछ गाने में अच्छे, कुछ ड्रामा में अच्छे होंगे। ठीक है, कुछ पेंटिंग में अच्छा होगा, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स हो सकते हैं जिसमें कोई बच्चा बेहतर निकल सकता है। तो स्कूल का काम है और इंस्टीट्यूशन का काम है कि उस बच्चे की यूनिक कैपेबिलिटी को पहचानना, चाहे वो एकेडमिक हो, नॉन एकेडमिक हो, कुछ भी हो, उसको पहचानने का काम है। हाईएस्ट प्रायोरिटी है फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमेरेसी को दिया गया है, यानी कोई बच्चा को 3rd क्लास पहुँचते पहुँचते तक कम से कम बेसिक लिखना और पढ़ना तो आना ही चाहिए, और बेसिक मैथ कर ले। 3 + 2 5 होता है। अगर वो इतना भी नहीं कर पा रहा है, लिख नहीं पा रहा, पढ़ नहीं पा रहा है, तो आगे का फाउंडेशन बनेगा कैसे, उसका आगे का विकास कैसे होगा? ये तो फाउंडेशन, ये तो बेस है, तो ये बेस जरूर बन जाना चाहिए 3rd क्लास आते आते, तभी आगे की चीज़ों को सीख पाएगा, वरना उसको दिक्कत होगा। और
फ्लेक्सिबिलिटी भी यहाँ देने की बात किया गया है कि लर्नर जो है वो अपने लर्निंग पाथ को चूज कर सकते हैं, प्रोग्राम और करियर, यानी बच्चों को ज़्यादा ऑप्शन दिया जाए कि वो क्या करना चाहते हैं, क्या उनका लर्निंग पाथ होगा, क्या प्रोग्राम फॉलो करेंगे, क्या करियर वो चुनना चाहते हैं। और यहाँ पर कोई हार्ड सेपरेशन की बात नहीं की गई है। मतलब क्या है कि पहले क्या होता था, जब बच्चा जब 10 पास किया तो उसको साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स में एक चुनना पड़ता था, फिर उसी को रिलेटेड वो पढ़ाई करता था। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए कोई बच्चा को फिजिक्स भी अच्छा लगता है, लेकिन साथ में उसको हिस्ट्री भी अच्छा लग रहा है, साथ में थोड़ा अकाउंट्स को भी सीखना चाहता है, तो इस केस में वो तीनों स्ट्रीम की चीज़ों को पसंद कर रहा है। तो यहाँ पर वो चुन तो नहीं पा रहा था पहले, लेकिन अब ऑप्शन दे दिया गया कि आप फिजिक्स भी ले लीजिए, साथ में आपको हिस्ट्री लेने का मन है, इकोनॉमिक्स लेने का मन है तो आप वो ले लीजिए, आपको अकाउंट्स पढ़ने का मन वो ले लीजिए, आपको सिर्फ साइंस वाली सब्जेक्ट पढ़ना है तो वो लीजिए। मतलब यहाँ पर बच्चा को जो पढ़ना है वो आप चूज कर लीजिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे फैसिलिटी दिया गया, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, वोकेशनल एकेडमी, बहुत सारे ऑप्शन उसको दिए जाएंगे। अब है मल्टी डिसिप्लिनरिटी एंड होलिस्टिक एजुकेशन अक्रॉस साइंस, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज एंड स्पोर्ट्स। तो मल्टी डिसिप्लिनरिटी की बात कर रहा है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ाइए बच्चे को, अलग अलग वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट पढ़ाइए और होलिस्टिक एजुकेशन दीजिए। ऐसा नहीं कि साइंस ही पढ़ रहा है वो, सोशल साइंस भी हो, आर्ट्स भी हो, ह्यूमैनिटीज, स्पोर्ट्स, सारे चीज़ मिक्स करके पढ़ाइए कि उसको जब आप वैरायटी ऑफ चीज़ों को पढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर डेवलपमेंट होता है, अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में घुसे हुए हैं तो। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की बात होता है, और यहाँ पर आपको रोट लर्निंग और एग्जाम फोकस वाली पढ़ाई नहीं करनी है, कंसेप्ट को समझिए। अभी क्या है, 10 में नंबर ज़्यादा अच्छा लाना है, 12 में नंबर ज़्यादा अच्छा लाना है, तो हम बस प्रीवियस ईयर पेपर देख रहे हैं, क्या आपको ऐसा क्वेश्चन पूछता है, कौन चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, वही पढ़े जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं। तो जो हम पढ़ाना चाह रहे हैं सिस्टम, वो तो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, अब बस रटने वाला काम कर रहे हैं, नंबर लाने का काम कर रहे हैं। उस चीज़ को फोकस कम किया गया है, और कंसेप्ट को समझिए, जो भी आप पढ़ रहे हो को समझ में आ रहा है कि नहीं, अपने लाइफ से आप रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं। और क्रिएटिविटी को प्रमोट करने का बात किया गया है, क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करने का बात किया गया है, लॉजिकल डिसीजन होना चाहिए, इनोवेशन होना चाहिए। कोई कुछ भी आके क्लेम कर दिया आप मान लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपना बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए, उस बुद्धि को डेवलप कीजिए, माइंड को डेवलप कीजिए, तब आप बेटर ह्यूमन बन पाएंगे और देश के ग्रोथ में योगदान दे पाएंगे। अब है फंडामेंटल प्रिंसिपल, एथिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, एम्पैथी, रिस्पेक्ट, क्लीनलीनेस, कर्टसी, डेमोक्रेसी, सर्विस, पब्लिक प्रॉपर्टी, लिबर्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लूरलिज्म, इक्वालिटी एंड जस्टिस। यानी कि जो है आपके जो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू हैं उसको प्रमोट करने का यहाँ पर बात किया जा रहा है, सबको यहाँ पर लेकर चल रहा है। प्रमोट मल्टीलिंगुअलिज्म एंड पावर ऑफ लैंग्वेज। यहाँ मल्टी मतलब सिंपल सा बात है, भारत में बहुत ज़्यादा भाषा बोले जाते हैं, हर यहाँ पे कुछ न किलोमीटर में तो आपको भाषा बदल जाता है, तो इसको रिस्पेक्ट करने का बात किया गया, इसको प्रमोट करने का बात किया गया है। और 3 लैंग्वेज फार्मूला जो लाया गया है, इसी लाने के लिए लाया गया है कि भारत में बहुत सारा भाषा है, तो एक बच्चे कम से कम 3 भाषा तो आना ही चाहिए अपने देश की, ठीक है, 2 कम से कम अपने देश का आना चाहिए, और एक मॉडर्न फॉरेन लैंग्वेज हो सकता है। टीच लाइफ स्किल, लाइफ स्किल सिखाइए, कैसे कम्युनिकेट करते हैं। अभी के समय आप जॉब करने जाएंगे, सही से कम्युनिकेशन करना नहीं आता, आपको इंटरव्यू में से छाट देगा, कितना पढ़े लिखे हो, कोई मैटर नहीं करता, बात करने आना चाहिए, ठीक है। टीम वर्क हो, टीम के साथ काम करना चाहिए। आप अकेले बहुत लोग काम करता है, अकेले ही रहना पसंद करते हैं, तो यहाँ पर टीम वर्क, कोऑपरेशन की बात किया जाता है, कोऑपरेट कीजिए, और रेसिलियंस आपके अंदर होना चाहिए, ताकि आप जो है ज़्यादा बेटर बन पाएँ। फिर अगला फंडामेंटल प्रिंसिपल है फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करता है, यानी बात करता है कि जो बोर्ड एग्जाम हो जाता है तो एक बार एग्जाम दीजिए, 80 नंबर 90 नंबर उसी से आना है, तो बच्चा सिर्फ उसकी तैयारी में लगा हुआ है और बस एग्जाम के उस मेन एग्जाम के टाइम ही पढ़ रहा है। लेकिन गोल तो होना चाहिए ना कि सालों तक वो पढ़े, साल 1 साल अगर पढ़ रहा है तो हर टाइम वो पढ़े। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात किया गया है, रेगुलर लर्निंग फोकस की बात किया गया है, एग्जाम ड्रिवन, मतलब यहाँ पे पहले कोचिंग पे लोग ज़्यादा फोकस करते हैं कि एग्जाम के टाइम में पढ़िए, उसको हटाकर फॉर्मेटिव मतलब टाइम टू टाइम टेस्ट लीजिए, टाइम टू टाइम एक्टिविटी करवाइए, टाइम टू टाइम इवैल्यूएशन करवाइए, तो इस पर बात किया गया है। और एक्सटेंसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर टीचिंग, और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए। अभी टेक्नोलॉजी का टाइम AI वगैरह आ गया है, तब उसको इंटीग्रेट कीजिए अपनी टीचिंग में। और लैंग्वेज बैरियर को यहाँ पर रिमूव कीजिए, यहाँ पर दिव्यांग स्टूडेंट के लिए एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाइए, प्लानिंग और मैनेजमेंट कीजिए, ताकि हर बच्चा जो हम इंक्लूसिव एजुकेशन का बात कर रहे हैं उसमें सारे लोग आ जाएं, सारे लोग को बेनिफिट मिले,
तो ये इसका एक और गाइडिंग प्रिंसिपल हमें नज़र आता है। अगला जो फंडामेंटल प्रिंसिपल या गाइडिंग प्रिंसिपल है कि रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड लोकल कंटेक्स्ट इन करिकुलम पॉलिसी, यानी लोकल चीज़ों को भी पढ़ाना है। ऐसा नहीं है कि बच्चा सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट की चीज़ें पढ़ रहा है और यहाँ पर जो उसको लोकल में हो रहा है उसको कुछ पता ही नहीं है। तो ये समस्या है। हम उसको एग्जाम्पल आपको दे सकते हैं कि मान लीजिए कोई बच्चा CBSE मीडियम से हमेशा पढ़ा है, तो उसमें जो भी चीज़ें पढ़ा वो नेशनल लेवल पर चीज़ें पढ़ा है, ठीक है, भारत के पर्सपेक्टिव से पढ़ा कि इस राज्य में ये होता है, उस राज्य में वो होता है। फिर इस चक्कर में को अपने राज्य के बारे में जान ही नहीं पाता है, अपने राज्य में उसको ज़्यादा क्या चीज़ें मिलती नहीं, क्योंकि CBSE का तो फॉलो कर रहा है आपका सेंट्रल करिकुलम, देश के लिए वो पढ़ा रहा है, मतलब सिर्फ देश, क्योंकि सेंट्रल लेवल का पढ़ा है तो सारे देश को कनेक्ट करके वो पढ़ाता है। तो इसके कारण लोकल लेवल को नहीं जान पाता है कि अपने डिस्ट्रिक्ट में कितने ज़िले हैं, कौन कौन से नदी आता है, कैसे एंटर करता है, क्या जियोलॉजिकल फीचर्स हैं, इस पर बच्चा कम ध्यान देता है। यहाँ की भाषा क्या है, कल्चर क्या है, वो सीखता ही नहीं है, उस पर ध्यान देना है। इक्विटी और इंक्लूजन की बात करता है, कोर है इसका, और सारे स्टूडेंट को यहाँ पर इसको सीखना चाहिए। करिकुलम सिनर्जी हो, यानी अर्ली चाइल्डहुड में जो हम पढ़ रहे हैं वो कनेक्ट कर जाएगा स्कूल में जो पढ़ेंगे वो हायर एजुकेशन से कनेक्ट कर जाएगा। यानी अर्ली चाइल्डहुड में जो पढ़े उसका बेस बना, उसके बाद स्कूल, उसके बाद हायर एजुकेशन, यानी कनेक्शन होना चाहिए जो भी पढ़ाई हो रहा है। टीचर एंड फैकल्टी एट द हार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस, टीचर और फैकल्टी हार्ट है लर्निंग प्रोसेस के, इसलिए रिक्रूटमेंट जब होंगे तो अच्छे टीचर को हायर कीजिए, उनके प्रोफेशनल डेवलपमेंट कीजिए, पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना के रखिए टीचर के प्रति, गुड सर्विस कंडीशन, टीचर को आप सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कीजिए, तब जाकर वो अपने अच्छे से पढ़ा पाएगा। पैसा नहीं दे रहे, सैलरी नहीं दे रहे, खाली उसको कस काम दिए जा रहे हैं, उसका आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, तो उसके अंदर कहाँ से मोटिवेशन आएगा पढ़ाने का। और जब वो खुद ही मोटिवेटेड नहीं रहेगा तो बच्चों को क्या पढ़ाएगा। तो इसमें ध्यान दिया गया है, इस चीज़ को ध्यान दिया जाए। लाइट बट टाइट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, यानी कि आपको ज़्यादा ऐसा नहीं करना है कि एकदम टीचर पे एकदम सारे बर्डन दे दो, सबसे इतना स्ट्रिक्ट कर दो चीज़ों को कि एकदम बच्चा डरा हुआ रहे, तो अगर कुछ काम में टाइम लग रहा है तो नहीं, आप लाइट रखिए, ठीक है, और साथ में ट्रांसपेरेंसी लेकर आइए, इंटीग्रिटी लेके, इफिशियंसी लेके आइए। आप इन चीज़ों को लेंगे तो ऑटोमेटिक काम सही से होगा, गुड गवर्नेंस हो। आप ज़्यादा ये मत इंटिमिडेट मत कीजिए। आप क्या कीजिए, ऐसा मानिए कि जो भी उसके टॉप लेवल के अथॉरिटी हैं आप कोऑपरेट कीजिए टीचर्स के साथ, स्कूल अथॉरिटी के साथ, तब ज़्यादा बेटर रिजल्ट आ पाएंगे। फिर आपका है फंडामेंटल प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग रिसर्च, इसेंशियल फॉर आउटस्टैंडिंग एजुकेशन। आउटस्टैंडिंग एजुकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब यहाँ पर रिसर्च बेहतर होना चाहिए, तो रिसर्च पे भी ध्यान दिया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हायर स्टडी पे जाएं, रिसर्च वगैरह करें, क्योंकि जितना ज़्यादा नई नई चीज़ें रिसर्च होंगी उतना बेहतर हम अपने एजुकेशन को बना पाएंगे। और कंटिन्यूस रिव्यू हो, असेसमेंट किसके द्वारा, एक्सपर्ट के द्वारा किया जाए। रूटेडनेस एंड प्राइड इन इंडिया, हेरिटेज, ट्रेडिशन, कल्चर एंड नॉलेज सिस्टम, यहाँ पर अपने हेरिटेज, ट्रेडिशन, कल्चर, नॉलेज सिस्टम को लेकर प्राइड होना चाहिए हमारे मन में। और एजुकेशन जो है वो एक पब्लिक सर्विस है और सबको यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए, उसका बेसिक राइट है। स्ट्रॉन्ग पब्लिक एजुकेशन सिस्टम जो है वो इन्वेस्टमेंट भी वहाँ करना पड़ेगा। एक अच्छा पब्लिक एजुकेशन बनाने के लिए आपको एक अच्छा इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा। और यहाँ पर पार्टनरशिप का भी बात करता है कि फिलॉन्थ्रोपिक, प्राइवेट एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो, कम्युनिटी के साथ भी पार्टिसिपेट कर सकता है गवर्नमेंट, और यहाँ पर बेहतर एजुकेशन प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, और जितने भी गाइडिंग प्रिंसिपल थे वो सारे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो